अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज जो सबसे अहम ख़बर है, जो अफसोसनाक भी है, वो है कि गुज़िश्ता शब जो पंजगूर और बलूचिस्तान के इलाके के अंदर दहशतगर्दाना हमला जो हुआ है, उसके अंदर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 8 लोग जो हैं उसमें शहीद हुए हैं और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से आमदा इत्तलात हैं उसमें ये पता लगा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन लोगों को उनका घेराव किया है और काफ़ी लोगों को उन्होंने मार भी दिया है। लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसकी असल वजूहात क्या है? आपको अगर याद होगा कि गुज़िश्ता 2 माह कबल हमने इशारा दिया था आपको कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात चल रहे हैं, इस वक्त जो टीटीपी के साथ मामलात चल रहे थे, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि मामलात जो गड़बड़ हुए हैं इसके पीछे सिर्फ़ कोई टीटीपी नहीं है, बल्कि टीटीपी को जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनको असल में पाकिस्तान के साथ जो इनकी बातचीत चल रही है, जो नेगोशिएशन चल रही है, उसके पीछे भारत का हाथ है और कहीं ना कहीं प्लस इसके मगरिब भी शामिल है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, बहरहाल मैं किसी को गलत नहीं कहता, हर इंसान के अपने सोर्सेज होते हैं, अपने लिंक होते हैं, लेकिन जो मेरे लिंक हैं, जो सिफारती हैं, जो भी मेरे सोर्सेज हैं, हमारे सोर्सेज और हमारी तहकीक ये बताती है कि ये जो है अफ़गानिस्तान, भारत और मगरिब का नेक्सस है। कोई माने या ना माने, लेकिन हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं। बाज़ औक़ात हम इसको शेयर भी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत क्यों नहीं इस पर बात करती कि मगरिब का भी इसके अंदर एक नेक्सस है और मगरिब इसके अंदर शामिल है। और आपने अगर देखा होगा कि अब जो दहशतगर्द जो पकड़े गए हैं उनके पास से जदीद अमेरिकन असलहा और अमेरिकन जो यूनिफॉर्म और बूट्स वगैरह भी ये भी किसी चीज़ की चुगली खाते हैं। तो क्या पिछली मरतबा जैसे कि बुश के दौर के अंदर गए थे हमारे साबिक़ा आर्मी चीफ़ जो इस वक्त सऊदी अरब के अंदर हैं, और उन्होंने जाकर सारी चीज़ें सामने रखी थी अमेरिका की और भारत के हवाले से कि ये जनाब ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, भारत ये कर रहा है और इसके अंदर आपकी ये उनको फैसिलिटेट आपने किया है। तो बुश का जो है मुंह खुला रह गया था। तो मैं तवक्को करता हूँ कि अब जो वाक़यात हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहे हैं, जो आर्मी चीफ़ का मुतवक्का दौरा है, सिर्फ़ वो उसमें मसूद ख़ान की तानियती के हवाले से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो नेक्सस बना हुआ है टीटीपी का, जिसको कि भारत सपोर्ट कर रहा है, अफ़गानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं छतरी जो है वेस्ट की भी है, उसको भी मैं समझता हूँ ज़रूर वो डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि इमरान ख़ान चीन के दौरे पे रवाना हो चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं। कल अगर आपने मेरा वीलॉग देखा होगा, सुबह जो मैंने वीलॉग किया था, मैंने एक बात आपको कही थी कि पाकिस्तान को ये तय करना होगा कि वो अमेरिका का हलीफ है, इत्तेहादी है, या चाइना का इत्तेहादी है। मामलात ये नहीं होते, बहुत से लोग नहीं समझ पाते, अगर हम चाइना के इत्तेहादी होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाइकाट अमेरिका, ऐसी बात नहीं होती। अमेरिका से हमारे स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं। लेकिन कल जो बात मैंने कही थी कि पाकिस्तान को तय करना होगा कि अमेरिका या चीन, और वही बात ठीक 24 घंटे बाद आज जो है वाशिंगटन से आपने सुन लिया होगी कि वाशिंगटन ने से भी ये बात आई कि पाकिस्तान इंतखाब करे चीन का या अमेरिका का, ये उसका अपना परसेप्शन है कि वो क्या तय करता है। लेकिन लफ्ज़ अल्फाज वही इस्तेमाल किए गए हैं और बात जब ही निकलती है जब कहीं ना कहीं कुछ मसला होता है, मतलब कहीं जब दाल में काला होता है तो बात निकलती है। वही अल्फाज जो मैंने 24 घंटे पहले कहे थे, वही आज वाशिंगटन से वाइट हाउस के तर्जुमान ने कही। तो ये बात जो मैंने कही थी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने अपनी तरफ से नहीं कही। जियो स्ट्रेटजिकल इशूज़ होते हैं, लेकिन जियो स्ट्रेटजिकल इशूज़ को जो आप चलाना पड़ता है वो आपने अपने मफादात भी देखने पड़ते हैं। तो हमारे मफादात क्या हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत को खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को देखना होगा, इस्टेब्लिशमेंट को देखना पड़ेगा कि हमारे मफादात इस वक्त ख़ित्ते के अंदर कहाँ, कैसे और किसके साथ मुंसलिक होने पर या साथ चलने पर हमारे मफादात जो हैं ज़्यादा बेहतर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको अपने मफादात कुछ जगह कुछ मिल रहे होते हैं, कुछ जगह ज़्यादा मिलते हैं, कुछ जगह लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, आपको फ़ौरी तौर पर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौरी तौर पर जो हालात है इस वक्त पाकिस्तान के, लॉन्ग टर्म तो पॉलिसी होगी हमारी, लेकिन हमें इस वक्त शॉर्ट टर्म मामलात को भी मद्देनज़र रखना होगा। रवानगी से कबल
आर्मी चीफ की और इमरान खान की और सनतकारों की एक बैठक हुई। उस बैठक से जो हमें पता लगा है उसमें सिर्फ ये बात ख़ास तौर पे सनतकारों ने कही थी कि पाकिस्तान आर्मी चीफ से भी की और इमरान खान से भी कि आप जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा सिलसिला लेकर आएँ कि पाकिस्तान की सनतों को जो है तेज़ किया जाए। और उसके अंदर एक ये मशवरा भी दिया गया है, इमरान खान को कहा गया है कि वहाँ जाकर चीन से बात करें कि चीन के सरमाएदार जो हैं पाकिस्तान के अंदर अपनी सनतें लगाएं और जो पाकिस्तानी सनतकार हैं, क्योंकि देखिए अगर खाली चीन लाकर अगर सनत लगा देता है और पाकिस्तान में तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो होती है, लेकिन फिर यहाँ पे ये है कि कुछ मामलात होते हैं कि फिर वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर चीज़। तो एक चीज़ ये भी की गई है, ये मशवरा उनको दिया गया है कि चाइना जो है अपनी सनतें जैसे दूसरे मुल्कों में लगा रहा है पाकिस्तान में भी लगाए, लेकिन पाकिस्तानी सरमाएदारों के साथ कुछ जॉइंट वेंचर करे। जॉइंट वेंचर करने से होगा कि पाकिस्तानी सनतकार जो है या पाकिस्तान की सनत भी तरक्की करेगी, रोज़गार तो मिलेगा। सिर्फ अगर चीन अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता है, चीन अपने कारखाने लगाता है तो हमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन हमारी सनती तरक्की जो है ना वो जो है फिर कंप्रोमाइज़ होने लगती है। तो लिहाजा कोशिश ये की जाए, बताया गया है सरमायादारों और सनतकारों की तरफ से कि जॉइंट वेंचर के ऊपर बात की जाए। और 4 वफाकी गुजरा भी गया। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर ज़रूर वहाँ बात होगी। और जो अभी तक हमारे पास मालूमात हैं, जो कि मैंने 3 दिन पहले भी कही थी कि कुछ MOUs साइन होंगे, कुछ मामलात होंगे, लेकिन इस मरतबा चीन जो है पाकिस्तान से चाहेगा कि वो अपनी सिमत को ज़रा वाज़े अल्फाज के अंदर तय करे। एक तो ये था। दूसरा एक बात यह है कि जो आज पाकिस्तान की जो अदलिया का एक फ़ैसला आया है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसमें उन्होंने कहा था कि जो अशराफिया को जो पाकिस्तान की कीमती ज़मीनें हैं, जो मतलब मैं अब नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान में सबके उसमें अदलिया भी है और डिफेंस के भी लोग हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं, मतलब नवाजने की एक रीत यहाँ पे चल पड़ी है। तो अच्छी अच्छी ज़मीनें उठा के उनको दे दी जाती हैं। अदलिया का मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फ़ैसला है। ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जो को पाकिस्तान में होता है। बहरहाल ये एक पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ अच्छी थी। और देखना ये कि अभी पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है वो क्या है। IMF का आपको पता है, पता लगी गया कि IMF ने बहरहाल पाकिस्तान को 1 अरब दे दिया। उस हवाले से मैं पहले ही बता चुका हूँ, मज़ीद बात करना बेकार है। अच्छा, दूसरा ये कि अमेरिका ने तालिबान के हवाले से एक ऑफ़र की है कि जो आपको पता है कि एक मार्क फ्रेरिक्स एक कॉन्ट्रैक्टर हैं अमेरिका के, वो अफ़गानिस्तान में लापता हुए हैं। अमेरिकन एजेंसीज़ का कहना ये है कि वो तालिबान ने उनको अगवा करके रखा है, जबकि तालिबान ये कहते हैं कि हमारे पास वो बंदा नहीं है। लेकिन आज अमेरिका ने ये कहा है कि अगर तालिबान उसको छोड़ दें या उसको रहा कर दें, बकौल जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि तालिबान के पास, आई डोंट नो, मेरे पास भी इस हवाले से कोई इत्तला नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर वो तालिबान छोड़ दें तो वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे। ये अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफ़र है और मैं समझता हूँ, और मेरा पैगाम भी है तालिबान को, अगर उनके पास है तो इस अमेरिकन ऑफ़र से वो फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, रूस और अमेरिका के दरमियान स्टैंड ऑफ जो है वो कंटिन्यूस है। प्यूटन ने आज भी कहा है सुबह कि जब तक हमें हमारा जो एक है एक मुतालबा के नेटो जो है अपनी हमारी सरहदों से दूर हो और जो हमने 97 की जो बात की है उसके ऊपर आए, वरना अगर अमेरिका ने कोई बहाना लेकर या किसी चीज़ की आड़ लेकर अगर रूस के ऊपर हमला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। ये आज डिप्लोमेटिक अखबारात पे तो शायद ये बात ना है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के अंदर ये बात बता दी गई है कि रशिया जो है भरपूर जवाब देगा। और इसी वजह से जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन की जो सलामती कौंसिल है OSCE उसको भी एक लेटर लिख दिया है इस हवाले से कि अगर जंग होती है, जो मामलात अगर होते हैं तो फिर उसमें यूरोप का क्या किरदार होगा। और यूरोप की जो सलामती कौंसिल है, यूरोप की अपनी जो यूरोपियन यूनियन की जो सलामती कौंसिल है, वो उनके वो जवाब के मुंतज़िर हैं, क्योंकि मामला जो है अभी तक लग रहा है ऐसा है कि मामला जो है आगे बढ़ेगा, ठंडा होता फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। और अमेरिका ने दोबारा मज़ीद जो है 3000 फ़ौज और भेज दी हैं जो रोमानिया में और पोलैंड में आ चुके हैं। तो ये सूरत हाल जो है रूस की और अमेरिका की बढ़ रही है और चीन ने इस पर नज़र रखी हुई है, चीन भी इसको मॉनिटर कर रहा है। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि इसराइल के सदर ने अभी हालिया आपको पता है UAE का दौरा किया था। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कुछ 2-3 MOUs भी साइन किए हैं। जो कुछ मामलात उन्हें किए हैं डिफेंस के हवाले से किए थे और 2-4 और मामलात हैं सुराग रसानी के हवाले से हैं और सनत के हवाले से हैं और एक दूसरे के जो तिजारती हैं वफूद उनके हवाले से भी हैं और दिफाई वफूद भी एक दूसरे ममालिक का दौरा करेंगे, यानी इसराइल के वफ़द अब खुलेआम जो है UAE भी आएंगे। अच्छा, इसके बाद अब ये है कि जो इसराइल के वज़ीर जंग हैं उन्होंने भी बहरीन का दौरा किया। ये ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन हम आपको बता रहे हैं, और वहाँ तकरीबन बहरीन वो 3 या 4 मेरे ख़्याल से कोई शायद MOUs भी साइन करेंगे। और साथ में ये भी पता लगा है कि बहरीन ने भी
अपने यहाँ मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। अब ये तो भाई बहरीन वालों का अपना सोच है, उनकी अपनी, हम क्या कह सकते हैं, किसी के मामलात में तो मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन बहैसियत मुसलमान जो है क्या ये अच्छा हो रहा है, ये बहरीन के लोग खुद ही बेहतर समझते हैं। अच्छा, दूसरा एफबीआई के जो एक अहम बात है कि एफबीआई के डायरेक्टर ने कहा है, जो चीन और रूस का जो रूस और अमेरिका का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उस पर एफबीआई के डायरेक्टर ने एक रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन जो है बुनियादी तौर पर अमेरिका का सबसे बड़ा इक़्तिसादी दुश्मन है। अगर चीन को पहले अमेरिका को चाहिए कि उस पर तवज्जो दे बनिस्बत इसके कि रूस के, तो ये एक बड़ी अहम बात है। अब देखते हैं कि क्या कहते हैं, क्योंकि एफबीआई का कहना ये कि चाइना जो है अमेरिका की इक़्तिसादी और सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अच्छा, एक मज़ेदार बात जो हमारे पड़ोस में हुई वो ये हुई कि राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर जो है ये एक तकरीर की और उसने कहा कि हमने तो जो पॉलिसी की थी वो ये थी कि चीन और पाकिस्तान को कभी इकट्ठा ना होने दिया जाए, लेकिन जो इनकी है पॉलिसी मोदी साहब ने ऐसी पॉलिसी अपनाई है कि चीन और पाकिस्तान इकट्ठे हो गए हैं, और वो कहते हैं कि मुझे ख़तरा ये है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर कहीं भारत पर हमला ना कर दें। और तो ये एक कमाल बात उन्होंने कही है। खैर, बात तो उनकी ठीक ही है कि मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ है उन्होंने इकट्ठा तो कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है वो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। तो पाकिस्तान, बहरहाल एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के सनअतकार भी इस वक्त कह रहे हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात को अच्छा किया जाए, भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। वो कहते हैं कि तिजारत जो है हम भारत के साथ करके अपने मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि क्या हो सकता है, क्या हम सिर्फ तिजारत की बुनियाद पर इस बात पर खामोश रहें कि कश्मीर के अंदर जुल्म सितम होता रहो? क्या हम तिजारत को की बुनियाद पर इसलिए खामोश रहें कि वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम होता रहे? तो ये बात जो है सोचनी चाहिए, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि मुस्लिम ममालिक को भी सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो मार्च में OIC का जो एक इजलास हो रहा है उसके अंदर भी शायद हो सकता है इस मसले पे ज़रूर उठाना पड़ेगा। अच्छा, साथ ही साथ अमेरिका की खारजा कमेटी ने ये कहा है कि ईरान जौहरी हथियार जो है तैयार करने के करीब है। इस बयान के बाद जो है इसराइल ने भी कह दिया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम ईरान के ऊपर जो है मतलब लेज़र या जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हम हमलावर हो सकते हैं, और जो भी दिफा होगा उसको भी हम अपने लेज़र गाइडेड मिसाइल के ज़रिए हम अपना दिफा करेंगे और इसी के ज़रिए ईरान पर चढ़ाई करेंगे। तो ये भी मामला जो है ईरान के हवाले से भी मामला इधर जो है गर्म होता जा रहा है। दूसरा ये कि आपको पता है कि इसराइल अब UAE के बाद इसराइल के सदर जो है वो तुर्की आना चाह रहे हैं, और तुर्की के मामलात हैं। बहरहाल अब मैं इस पर फिर कभी बात करूँगा, लेकिन यह है कि तुर्की के आवाम के अंदर बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। वो ये कह रहे हैं कि उनको यहाँ पर आना पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि तुर्की जो है उर्दुगान उनको ना बुलाएं, लेकिन बहरहाल वो आ रहे हैं, और उनके क्या मामलात हैं और तुर्की क्यों बुला रहा है, ये इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद मैं अनकरा से मुझे सही बाकायदा रिपोर्टें मिलेंगी तो मैं इस पर आपको बाकायदा अपने वीलॉग में बताऊंगा। ताहम उर्दुगान ने ये कहा है कि यूक्रेन के हवाले से उसने रूस को कहा है कि वो कोशिश करे कि इस मामले को हल करे अमन के ज़रिए, क्योंकि तुर्की ने कहा है कि वो चूँकि नेटो का मेंबर है तो लिहाजा नेटो का मेंबर होने की वजह से वो मतलब कोई ऐसा बड़ा इक़दाम नहीं कर सकता जिससे कि ये नज़र आए कि वो रूस मुखालिफ है, और ना ये ज़ाहिर कर सकता है कि वो अमेरिका मुखालिफ है। तो एक दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हुए उर्दुगान ने मशवरा दिया है कि इस मामले को डिप्लोमेसी के ज़रिए हल किया जाए, और डिप्लोमेसी अभी भी ऑन द वे है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के पसे पर्दा मामलात इतने ताल्लुकात ख़राब होने के बावजूद चल रहे हैं, इसी तरह अभी भी जो है सफारती जो है पसे पर्दा रूस के और अमेरिका के दरमियान जारी हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो सूरत हाल होती है उस हवाले से हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।